नमस्ते। ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशानात्मक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशानात्मक उद्देश्य भाषा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका निश्चित उद्देश्य होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन होता है। शिक्षण का संबंध अधिकांश अनुभवों से है और ये अनुभव हमारे व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है। व्यवहार परिवर्तन अनेक स्तरों पर होता है। यदि हम गहराई से देखें तो यह व्यवहार परिवर्तन कक्षा विशेष परिणामों से संबंध हो सकता है। दूसरी ओर राष्ट्रीय प्रेम अथवा राष्ट्रीय सद्भावना को व्यक्त करने में सहायक हो सकता है। शैक्षणिक प्रक्रिया द्वारा हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। शैक्षणिक लक्ष्य शैक्षिक उद्देश्य तथा अनुदेशात्मक उद्देश्य। शैक्षिक लक्ष्य से हमारा अभिप्राय उस अंतिम उद्देश्य स्थिति से है जिससे हम शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। शैक्षिक लक्ष्य बहुत ही व्यापक होते हैं। ये पूर्णता की उस स्थिति से परिचित कराते हैं जिन तक हमारा पहुंचना संभव नहीं हो जा सकता। असंभव उदाहरण के रूप में बच्चों का नैतिक विकास, वर्गहीन समाज की स्थापना, गरीबी का उन्मूलन, निरक्षरता का उन्मूलन आदि। ये सभी अंतिम उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन ये बड़े ही स्पष्ट और अनिश्चित है। अतः इन लक्ष्यों को पाना संभव हो भी सकता है और पाना संभव भी हो सकता है, असंभव भी। शैक्षिक लक्ष्यों के विपरीत अनुदेशानात्मक उद्देश्य बड़े ही संकुचित और विशेष प्रकार के होते हैं। ये निश्चित, संक्षिप्त, स्पष्ट और व्यवहारिक होते हैं। हम पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। एक निश्चित कालावधि में इनको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इनको शिक्षण अथवा अधिगम उद्देश्य का नाम भी दिया गया है। प्रायः इनका उल्लेख अपेक्षित छात्र व्यवहार परिवर्तन के रूप में किया जाता है। इनका मापन सहज रूप से भी हो सकता है। डॉक्टर उमा मंगल की अनुसार कक्षा में संपन्न अनुदेशात्मक कार्य के पश्चात विद्यार्थी जिस प्रकार के अपेक्षित व्यवहार का प्रदर्शन कर सकेंगे उस व्यवहार को मापन योग्य उचित शब्दावली में व्यक्त करना ही अनुदेशात्मक उद्देश्यों का प्रयोजन है। डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार कक्षा में संपन्न अनुदेशात्मक कार्य के पश्चात विद्यार्थी जिस प्रकार के अपेक्षित व्यवहार का प्रदर्शन कर सकेंगे वह व्यवहार को अपने योग्य उचित शब्दावली में व्यक्त करना ही अनुदेशात्मक उद्देश्य का प्रयोजन है। शैक्षिक लक्ष्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य के बीच की स्थिति का नाम ही शैक्षिक उद्देश्य है। शैक्षिक उद्देश्य शैक्षिक लक्ष्यों से अधिक विशेष होते के साथ साथ सीमित और सुनिश्चित कहे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि शैक्षिक उद्देश्य अनुदेशात्मक उद्देश्य की अपेक्षा कम विशिष्ट और अधिक व्यापक होते हैं। इनसे हमें शिक्षा के समान प्रयोजन का पता चलता है। वैसे किसी भी विषय के भी शैक्षणिक उद्देश्य पर ही निर्भर है। शैक्षिक ढांचे में ही शैक्षिक उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु उल्लेखनीय बात यह है कि प्रत्येक राष्ट्र अथवा समाज के शैक्षिक उद्देश्य अपने ही प्रकार के हैं। इसका प्रमुख कारण है कि देश विदेश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नता। उदाहरण के रूप में हम अपने देश की चर्चा कर सकते हैं। यहाँ के शैक्षिक उद्देश्य में प्रजातांत्रिक व्यवस्था, व्यवसायिक कुशलता, राष्ट्र प्रेम, धर्मनिरपेक्षता भावना, एकता आदि समाहित किया जा सकता है। ये सभी उद्देश्य न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी मंगलकारी है। ये उद्देश्य एक सामान्य और साधारण शिक्षा की योजना के द्वारा बच्चों के भावनात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्षों को सही ढंग से विकसित करने में सहायक सिद्ध हुए हैं, परंतु ये तीनों उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षण उद्देश्य यदि शैक्षिक उद्देश्य पर निर्भर है तो शैक्षिक उद्देश्य शैक्षणिक लक्ष्यों पर निर्भर। डॉक्टर श्रीमती उमा मंगल ने निम्नलिखित आरेख द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। शैक्षणिक लक्ष्य एजुकेशनल एम, शैक्षणिक उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षणिक अधिगम उद्देश्य टीचिंग और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हिंदी शिक्षण से साभार उद्धित। उपयुक्त आरेख से यह स्पष्ट होता है कि अनुदेशात्मक शिक्षण अधिगम मूलभूत उद्देश्य है। इनको हम सीमित समय और साधनों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत शैक्षणिक उद्देश्य अथवा लक्ष्य अत्यधिक व्यापक कहे जा सकते हैं। इन्हें प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। शैक्षिक एवं अनुदेशात्मक उद्देश्य यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षण का काम विशेष परिणामों की व्याख्या करने वाले शिक्षण अथवा अधिगम उद्देश्य आदि के शैक्षिक उद्देश्य कहा जाता है। इस उद्देश्य में शिक्षण और अधिगम उद्देश्य सम्मिलित हो जाते हैं।
शैक्षिक उद्देश्यों का प्रत्यय संबंध बच्चों के व्यवहार संबंधी ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों से है। कक्षा के कार्यों के परिणाम स्वरूप विशेष तथा संक्षिप्त शिक्षण अधिगम के परिणामों के फलस्वरूप हम इनका विश्लेषण कर सकते हैं। शैक्षणिक तथा अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने में अनेक विद्वानों ने अपना अपना योगदान दिया है। इनमें प्रोफेसर ब्लूम द्वारा दिया गया वर्गीकरण विशेष महत्व रखता है। प्रोफेसर ब्लूम का उनके सहयोगियों ने भी काफ़ी सहयोग किया। वस्तुतः अमेरिका में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई। समिति का नाम महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय प्रेक्षकों की समिति। जब इन समिति ने अपनी सरकारी रिपोर्ट सरकार को पेश की, तब प्रोफेसर ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स नामक पुस्तक का संपादन किया। पुस्तक के शीर्ष में टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द वनस्पति विज्ञान से लिया गया है, जिसका अर्थ वर्गीकरण करने की प्रणालियाँ। एक अन्य विद्वान डेवी ने पुस्तकालय की विभिन्न पुस्तकों तथा ग्रंथों के वर्गीकरण के लिए दशमलव प्रणाली डेसिमल सिस्टम प्रस्तुत किया। ब्लूमफील्ड ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बड़े ही सरल ढंग से किया है। ब्लूम का पूरा नाम था B.S. ब्लूम। उनके साथ कुछ सहयोगी भी थे। इन सब ने मिलकर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य में अधिगम व्यवहार के 3 क्षेत्रों को लिया है। ये है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डोमेन्स, ऑब्जेक्टिव भावात्मक, अफेक्टिव डोमेन्स ऑब्जेक्टिव तथा क्रियात्मक साइकोमोटर डोमेन्स ऑब्जेक्टिव। ब्लूम ने इन तीनों पक्षों के आधार पर अनुदेशात्मक या शैक्षणिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया, वो काफ़ी प्रशंसनीय। इनमें ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम तथा कुछ अन्य विद्वानों ने 1955 में किया। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम तथा उनके सहयोगी क्रथवाल तथा मरिया ने 1964 में किया। तीसरे क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन ने 1966 तथा ईस्वी में तथा हेरो ने 1932 में प्रस्तुत किया। नीचे इन तीनों पक्षों का वर्गीकरण संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ज्ञानात्मक पक्ष के शैक्षणिक तथा अनुदेशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को अपने कुछ साथियों के सहयोग से सन 1556 में सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से आरंभ करके उच्च स्तर तक ले जाने के कार्य के आधार पर 6 वर्गों में बांटा। ये 6 वर्ग है: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ब्लूम ने प्रत्येक वर्ग के अधिगम परिणामों को भी स्पष्ट किया है। नॉलेज, कम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, सरल से कठिन की ओर। ज्ञान के अंतर्गत फिर तथ्यों, पदवादि में बिना किसी प्रकार का परिवर्तन करते हुए प्रत्याश समझ करने पर बल दिया जाता है। इसे मुख्य मानसिक कार्य कहते हैं। इसका मतलब यह है कि छात्र कक्षा में पाठ्यक्रम से जो कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, उसे बिना किसी परिवर्तन के याद करके सुना देता है। अवबोध, कम्प्रिहेंशन। अवबोध का मतलब है विद्यार्थी की समझ। इसके अंतर्गत विद्यार्थी सीखे हुए तथ्यों को प्रस्तुत तथ्यों से जोड़ता है, जिससे उसकी मानसिक क्रिया उत्पन्न होती है। इसके पुनः 2 भेद हैं: प्रस्तुत तथ्यों का रूपांतरण करना, व्याख्या करना। प्रस्तुत तथ्यों का रूपांतरण करना। प्रत्येक छात्र पाठ्यक्रम के विषयों को ज्यों का त्यों याद नहीं कर सकता। भाषा शिक्षण द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को इस योग्य देता है कि वह किसी भी दिए हुए तथ्यों को सहज और सरल शब्दों में रूपांतरित करे। व्याख्या करना। अक्सर देखने को आया है कि पाठ्य पुस्तकों तथा साहित्य की रचना में कुछ तथ्य परिभाषिक शब्दों का गूढ़ अर्थ खाली भाषा द्वारा दिए जाते हैं। अतः भाषा शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को इस योग्य बना देता है कि किसी रचना के मूल भाव को जानने के लिए उसकी व्याख्या करें। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। अनुप्रयोग ज्ञान का व्यवहित रूप है। अनुप्रयोग से अभिप्राय है कि विद्यार्थी अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान अथवा अवबोध का परिस्थितियों में प्रयोग करें। शिक्षा प्राप्त करने से विद्यार्थी नवीन विषयों और तथ्यों से परिचित होता है, परंतु यह ज्ञान तथा उपयोगी सिद्ध होता है जब उस ज्ञान को विद्यार्थी परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करे। अतः ज्ञान प्राप्त किए गए ज्ञान का अनुप्रयोग करना शिक्षक का एक उद्देश्य कहा जा सकता है। विश्लेषण का अर्थ एनालिसिस, विश्लेषण का अर्थ वर्गीकरण। इससे पहले पाठ्य सामग्री का गुण तथा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। फिर शब्दों, वाक्यों, तथ्यों, गुण, दोषों तथा नियमों आदि के विवेचन द्वारा वर्गीकृत करके इसमें संबंध स्थापित किए जाते हैं। अतः यदि हम पाठ्य सामग्री के तत्वों का विश्लेषण करके उनमें संबंध करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज्ञान, बोध और प्रयोग का भी आवश्यक है। संश्लेषण, सिंथेसिस। जब विभिन्न तथ्यों को जोड़कर एक नई संरचना पर संगठित होती है तो प्रक्रिया संश्लेषण कहलाती है, जिसके द्वारा किसी भी कार्यक्रम को, योजना की प्रस्तुति तथा अमूर्त संबंधों की रचना को महत्व दिया जाता है। पहले 4 वर्गों के उद्देश्यों से प्राप्त सामग्री को नवीन रूप में प्रस्तुत
करना ही संश्लेषण मूल्यांकन इवैल्यूएशन मूल्यांकन का अभिप्राय किसी वस्तु अथवा रचना की उपयोगिता को जानना। शिक्षण प्राप्त करने से विद्यार्थी में अपनी समझ और बाहरी कसौटी के अनुसार किसी भी विषय पर निर्णय ले सकने की योग्यता का विकास किया जा सकता है। इससे विद्यार्थी किसी भी वस्तु अथवा रचना की उपयोगिता को समझने के योग्य हो जाता है। भावात्मक पक्ष के शैक्षिक एवं अनुदेशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण। अफेक्टिव डोमेन्स ऑब्जेक्टिव ब्लूम तथा उनके सहयोगी कथवाल व मरिया 1964 ने मातृभाषा के भावात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों की भी चर्चा की है। इस उद्देश्य का संबंध विद्यार्थी की रुचि, आकर्षण तथा सद्वृत्ति से है। इसके अंतर्गत छात्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी कविता के भाव पक्ष तथा और कला पक्ष की सौंदर्य अनुभूति आदि द्वारा काव्य जगत में उसकी रुचि को विकसित किया जाता है। भावात्मक अनुक्षेत्र का हम 5 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन। सरल से कठिन की ओर ग्रहण। रिसीविंग और अटेंडिंग, हमें इनसे ध्यान देना भी कहते हैं। भावात्मक विकास की दृष्टि से विद्यार्थियों को सर्वप्रथम मानव मूल्यों की अनुभूति कराई जाती है। इसके लिए किसी प्रकार के उद्दीपन का होना जरूरी है। यदि विद्यार्थी इस उद्दीपन के प्रति आकृष्ट होता है तब के प्रति उसमें अनुक्रिया उत्पन्न होगी। अतः इस वर्ग के अंतर्गत अध्यापक का दायित्व विद्यार्थियों को निर्धारित विषय वस्तु के प्रति आकर्षित करना है। साथ ही उनको मानवीय मूल्यों को ग्रहण करने के लिए भी प्रेरित करना है। अध्यापक को इस बात की पर्याप्त चेष्टा करनी चाहिए कि विषय वस्तु के प्रति इच्छा जागृत होने के पश्चात ध्यान आकर्षित होने की स्थिति के चिरकाल तक बनी रहे। अनुक्रिया। रेस्पॉन्डिंग भावात्मक विकास का दूसरा स्तर अनुक्रिया से संबंधित है। ये ग्रहण वर्ग पर आधारित है। जब विद्यार्थी में मूल्यों को ग्रहण करने की उचित इच्छा जागृत होती है और वह शैक्षिक गतिविधि में रुचि के साथ भाग लेना शुरू कर देता है तथा उसकी अनुक्रियाओं को पहचाना जा सकता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थी की अनुक्रिया के लिए तैयार कर उसमें अनुक्रिया करने में संतुष्टि प्राप्त हो। अतः विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि को विकसित करने में योगदान देता है। आंकलन वैल्यूइंग। जब विद्यार्थी किसी विषय वस्तु या विचार के प्रति आकर्षित होकर अपनी अनुक्रिया को व्यक्त करता है तब उसके लिए वह वस्तु या विचार उस सीमा तक मूल्यवान होते हैं जिस सीमा तक वे अपने प्रयोजन की पूर्ति करते हैं। इसलिए इस वस्तु या विचार का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। यह मूल्यांकन व्यक्तिगत अथवा सामाजिक दोनों प्रकार से हो सकता है। इस स्तर पर पहुंचकर विद्यार्थी में किसी विशेष मूल्य को स्वीकार करने अथवा उसके प्रति रुचि उत्पन्न करने की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। संगठन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे विद्यार्थी किसी वस्तु को ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया करना आरंभ कर देता है तब वह अनेक प्रकार के व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने लगता है। कभी कभी उसे लगता है कि इन मूल्यों में अंतर विरोध है। अतः इस स्थिति से बचने के लिए विद्यार्थियों को मूल्यों के स्वरूप और संप्रत्यय का ज्ञान कराया जाए। इस ज्ञान के पश्चात ही संगठन किया जाता है। एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वह व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को सामने रखते हुए विभिन्न मूल्यों का इस प्रकार समन्वय करे ताकि इस व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो सके। इन मूल्यों को अच्छी तरह से समझकर एक ऐसी प्रणाली संगठित की जानी चाहिए जिससे विद्यार्थी का शक्तिशाली चरित्र उभर कर सामने आए। चरित्र निरूपण कैरेक्टराइजेशन। पूर्व विवेचित 4 स्तरों पर पहुंचने के बाद चरित्र निरूपण का स्तर आता है। ब्रह्म ने इसे मूल्यों का चरित्रीकरण कहा। इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों के समन्वय के पश्चात एक विशेष तरह की भूमिका तैयार हो जाती है। चरित्र संबंधी यह स्तर विद्यार्थी का स्थायी और व्यक्तिगत रूप बन जाता है। इसके आधार पर उससे व्यक्तित्व की पहचान होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के मूल्यों को आत्मसात करके विद्यार्थी भावात्मक विकास की ओर अग्रसर होता है। इसलिए चरित्र निरूपण को सर्वोपरि माना जाता है। क्रियात्मक उद्देश्य। चरित्र के उद्देश्य। यहाँ यह बता देना उचित होगा कि प्रोफेसर ब्लूम ने 1956 में शैक्षिक तथा अनुदेशनात्मक उद्देश्य तथा संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। प्रोफेसर ब्लूम के 2 सहयोगी कथपाल और मरिया की सन 1964 में ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। तीसरे पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन 1966 तथा हेड 1972 में प्रस्तुत किया। फिर भी ब्लूम और उसके सहयोगी के नाम से ये तीनों वर्गीकरण चलने निकले। क्रियात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्य। छात्र की मांसपेशियों के प्रयोग और उनके विकास से जुड़े हैं। क्रियात्मक अनुक्षेत्र का उद्देश्य बालों को सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने आदि से संबंधित भाषाई कौशल प्रदान करना। सर्वप्रथम बच्चा भाषा को सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद उसे पढ़ने और लिखने के कौशलों से परिचित कराया जाता है। इसमें निम्नलिखित अंगों की चर्चा की जा सकती है। सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। तो क्रियात्मक पक्ष का यह वर्गीकरण सबसे नीचे का है। ये क्रियाएं किसी वस्तु के संपर्क में आते ही बिना किसी इच्छा के होने लगती है। बच्चों का स्वचालित अंग संचालन
स्नायु तंत्र और मस्तिष्क की नियंत्रित करना, ये नियंत्रित करता है। ये क्रियाएं जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। ये क्रियाएं जीवन का मूल आधार है। जब बच्चा अपने चारों ओर के वातावरण उद्दीपन के संपर्क में आता है तो वह अनजाने में कुछ क्रिया करता है। उदाहरण के रूप में यदि उसके कान पर मच्छर बैठता है तो वह अपने हाथ से उसे हटाता है। स्मरण मानव का सभी व्यवहारिक क्रियाओं पर निर्भर है। अतः इस वर्ग में विद्यार्थी को सहज क्रियात्मक करने की प्रेरणा दी जाती है। आधारभूत संचालन, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स। ऊपर स्पष्ट किया गया है कि सहज क्रियाओं के कारण बालक में स्वाभाविक अंग संचालन होता है, लेकिन वह इन क्रियाओं पर अधिक समय तक नियंत्रण नहीं कर पाता। इस संबंध में हम उछलने की कूदने का उदाहरण दे सकते हैं। न तो बच्चा अधिक देर तक उछलने सकता है, न कूद सकता है, फिर भी सशक्त संचालन की क्षमता का विकास करने के लिए क्रियाओं का प्रशिक्षण जरूरी है। शारीरिक क्रिया योग्यता, फिजिकल एबिलिटी। यदि बच्चा सही ढंग से अंगों का भी संचालन करता है तो उससे उसकी शारीरिक योग्यता का विकास होता है। यह योग्यता संचालन में सहयोग देती है। इसलिए अंग संचालन संबंधी क्रियाओं में परिपक्वता पूर्ण करने के लिए शारीरिक योग्यताएं जरूरी है। हम इस तथ्य को भली प्रकार से जानते हैं कि शक्ति और सामर्थ्य की सहायता से बालक न केवल जीवन की बाधाओं का सामना करता है बल्कि चारों ओर के वातावरण से अपने आप को जोड़ता भी है। अतः बालक को शारीरिक योग्यताएं प्राप्त करके शरीर कार्य प्रयोग करने आदि का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, परसेप्चुअल एबिलिटीज। प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं बच्चों की कामेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के सामंजस्य पर आधारित इन योग्यताओं को अर्जित करने के लिए शारीरिक योग्यताएं विशेष सहायता प्रदान करती है। बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार ही इन योग्यताओं को अर्जित करने का प्रयत्न करता है। इन योग्यताओं के कारण ही बच्चा उद्दीपनों को पहचानता है, समझता है, उसके साथ समायोजन करता है। धीरे धीरे वह अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके ज्ञान के विभेद को पहचानने लगता है। वह छूकर, देखकर, सूंघकर विभिन्न उद्दीपनों के भेद को पहचान लेता है। इन योग्यताओं के बाद पेशेवर क्रियाएं होती है। कौशल युक्त अंग स्किल्ड मूवमेंट्स। पहले चारों वर्गों द्वारा प्राप्त की गई योग्यताओं और क्रियाओं के फलस्वरूप विद्यार्थी कौशल युक्त अंग संचालन करने लगता है। इसके लिए बच्चों को प्रशिक्षण भी लेना पड़ता है। यह अंग संचालन सामान्य न होकर जटिल और कौशल युक्त होता है। बालक पहले इन क्रियाओं को सीखता है और बाद में उनका अभ्यास करता है। नृत्य, वाद्य, तैरना आदि क्रियाओं को अभ्यास के बाद ही विद्यार्थी कुशलतापूर्वक कर सकता है। सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन हुआ संप्रेषण है जिसके माध्यम से विद्यार्थी बिना किसी के कहने पर ही अपने भावों को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त करने लगता है। मांसपेशी क्रियाएं इन कार्यों को पूरा करने में अत्यधिक योगदान देती है। कौशल प्राप्त करने के बाद ही विद्यार्थी सामान्य भंगिमा से लेकर कौशल युक्त व्यवहार तथा विनय के द्वारा भाव अभिव्यक्ति में समर्थ हो जाता है। प्रोफेसर ब्लूम द्वारा किया गया अनुदेशनात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण इस मायने में अपनी सीमाएं रखता है कि इसमें शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के रूप में स्पष्ट नहीं किया गया। साहित्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि शिक्षण कार्य की समाप्ति पर छात्र किसी कार्य की कैसी योग्यता प्राप्त कर लेगा। यदि ब्लूम द्वारा इन उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में स्पष्ट किया गया तो उनका यह विशिष्टीकरण शिक्षण अधिगम कार्य में और अधिक प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। आजकल शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में वर्गीकृत करने को ज़्यादा महत्व मिल रहा है। उद्देश्य व्यवहारगत निष्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। उदाहरण मागर 1962 और मिलर 1962 द्वारा किया गया उस कार्य उद्देश्यों की भांति व्यवहारगत रूप में लिखने की ओर है। मागर का कार्य संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के संदर्भ में है, जबकि मिलर का कार्य क्रियात्मक पक्ष के संदर्भ में है।
भाषा क्या है, इसके अर्थ स्वरूप पर प्रकाश डालिए। भाषार्थ और भाषा संस्कृत शब्द का शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ है बोलना, कहना या व्यक्त करना। लेकिन यह बोलना, कहना या व्यक्त करना केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनियों के लिए ही प्रयुक्त होता है, किसी पशु पक्षी आदि के मुख से उच्चारित ध्वनियों के लिए नहीं। इसका अर्थ में भाषा मनुष्य के भावों तथा विचारों के व्यक्ति का सशक्त माध्यम है। लेकिन हालांकि मनुष्य के पास अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के अनेक साधन है। रेलवे में हरी झंडी या हरी बत्ती दिखाकर गाड़ी चलने का संकेत दिया जाता है। कंडक्टर बस को रोकने या चलाने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। स्काउट अथवा गाइड अपनी बात कहने के लिए कई तरह के संकेतों का प्रयोग करते हैं। जब यह सब सांकेतिक भाषा है, सही मायनों में इन संकेतों, इशारों और चिन्हों को वही भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन सही संकेतों को कहते हैं जो मनुष्य के मुख से उच्चारित हो मानव के मुख से उच्चारित हुई हो। परिभाषा भाषा का अर्थ जान लेने के पश्चात उसका स्वरूप समझने से विद्वानों द्वारा दी गई भाषा को दी गई परिभाषा का विचार करना आवश्यक है। ये विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई भाषा की परिभाषा पर एक दृष्टिपात डालते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यवहार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ब्रिटेनिका विश्वकोश के अनुसार भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मानवीय व्यवस्था जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। ऑटो जैस्पर्सन के अनुसार भाषा ऐसी मानवीय वृत्तियों का समूह जिसका उद्देश्य भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का दूसरों तक प्रसार है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम भाषा का स्वरूप निश्चित करते हुए कह सकते हैं कि भाषा मानव जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना हम संसार में किसी व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा भाषा ऐसी अमूल्य विधि है जिसके वरदान से मनुष्य सभ्य और संस्कृति की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आज अनेक प्रकार की उन्नति करने में समर्थ हुआ है। मैक्स मुलर ने ठीक ही लिखा है कि यदि भाषा प्रकृति की देन है तो निसंदेह यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए सुरक्षित रखा था। वस्तुतः भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा के कारण ही मनुष्य पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है। हम बोल वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की शारीरिक और मानसिक रचनाएं इस प्रकार की कोई विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करने में समर्थ है। उसकी वांगी इंद्रिय अन्य प्राणियों से भिन्न इस प्रकार वो वातावरण और परिस्थितियों की वजह से विभिन्न वस्तुओं के लिए प्रतीकात्मक शब्दों को उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार धीरे धीरे भाषा की उत्पत्ति और विकास होता चला गया। प्रकार धीरे धीरे भाषा की उत्पत्ति और विकास होता चला गया। भाषा की इस वरदान के कारण मनुष्य सामाजिक रचना कर सका। इसी कारण वो सामाजिक सहयोग में समर्थ हुआ और सभ्यता और संस्कृति का विकास और ज्ञान अर्जन का आधार होने के कारण भाषा शिक्षा के समस्त क्रियाकलापों का आधार है। उसके बिना हम शिक्षा के किसी क्रियाकलाप की कल्पना भी नहीं कर सकते। भाषा शिक्षण का सबसे बड़ा महत्व इसी बात में है कि हम भाषा के स्वरूप को निम्नलिखित संकल्पनाओं के द्वारा विस्तारपूर्वक समझ सकते हैं। संप्रेषण का साधन सामान्य दृष्टि से यह बात सही है कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, भावों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को दूसरे पर प्रकट करते हैं और दूसरे द्वारा व्यक्त भावों, विचारों और इच्छाओं को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वक्ता और श्रोता के बीच परस्पर संप्रेषण के माध्यम से अथवा क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से मानवीय व्यापार चलते रहते हैं। इस कारण सुनना और बोलना भाषा के मूलभूत कौशल है जो संप्रेषण के मूलभूत सिद्ध साधन है। संप्रेषण के साधन के रूप में भाषा के दूसरे कौशल पढ़ना और लिखना तो विधिवत शिक्षा के माध्यम से ही विकसित होते हैं। सामाजिक प्रक्रिया का आधार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने समस्त सामाजिक कार्यों के लिए भाषा पर निर्भर होता है। सामाजिक रचना और समाज में विचार विनिमय की आवश्यकता नहीं भाषा को जन्म दिया। भाषा का उपयोग सामाजिक स्तर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या भाषा के बिना कोई मानव समाज की कल्पना कर सकता है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध भाषा द्वारा ही संभव होता है। स्पष्ट वार्तालाप, शिष्टाचार प्रदर्शन, काव्य, शास्त्र, विनोद, विचार विमर्श आदि सभी प्रकार के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। प्रभावी सामाजिक क्रियाकलाप भाषा के माध्यम से ही संभव है। हमारे शिक्षार्थियों की भाषा जितनी प्रभावी, सुसंस्कृत, शिष्ट और समझी होगी वो अपने सामाजिक जीवन में वो उतनी ही सफलता प्राप्त कर सकेंगे। चिंतन का माध्यम भाषा विचारों का मूल स्रोत है। विचारों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है और भाषा के बिना विचारों की उत्पत्ति से अभिव्यक्ति संभव नहीं है। भाषा के बिना चिंतन हो ही नहीं सकता। बस स्वप्न में भी हम भाषा के माध्यम से ही सोचते हैं। पाणिनीय शिक्षा में बड़े सुंदर ढंग से परस्पर किया गया है। बुद्धि के साथ आत्मा वस्तुओं को देखकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। मन शारीरिक शक्ति पर दबाव डालता है। जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है।
वायु फेफड़ों में चलती हुई कोमल ध्वनि उत्पन्न करती है, फिर बाहर की ओर जाकर और मुख के ऊपरी भाग से अवरुद्ध होकर वह मुख में पहुंचती है और विभिन्न ध्वनियों को उत्पन्न करती है। वाणी की उत्पत्ति के लिए चेतना, मन, बुद्धि और शारीरिक अवयव ये से चारों अंग आवश्यक है। जिस प्रकार प्राणी में इन चारों में से किसी एक का या एकाधिक का अभाव है, वो भाषा विहीन प्राणी संस्कृति का आधार। चूँकि भाषा हमें परंपरा से प्राप्त होती है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति से जितना अनुराग है उतना ही अनुराग अपनी भाषा से होता है। भाषा और संस्कृति का बहुत गहरा संबंध है। समाज की क्रियाकलापों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। किसी स्थान के नागरिक कैसे आचरण करते हैं, उनका रहन सहन कैसा, उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा, ये सब भाषा पर अपना प्रभाव डालते हैं। क्योंकि मनुष्य के समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार भाषा ही है। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने भाषा के सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा, किसी भी मानव समुदाय को परखने के लिए हमें उसकी भाषा समझना आवश्यक है। यदि हम किसी समुदाय के जीवन पथ और उनके ऐतिहासिक अनुभव का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उसकी भाषा का अभिव्यक्ति विवरण प्राप्त करना चाहिए या व्यवस्थित विवरण प्राप्त करना चाहिए। मानव जाति के संबंध में कुछ भी जानने के लिए विभिन्न समुदायों की भाषाओं का ज्ञान उससे अपेक्षित है। मनुष्य के संबंध में जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वह भाषाओं के अध्ययन का ही परिणाम है। साहित्य का आधार किसी भी भाषा का साहित्य उस समुदाय के जनजीवन का चित्रण करता है और उस भाषा के बोलने वालों को जीवन के यथार्थ परिस्थितियों से परिचित कराता है। साहित्य में हमें अपने सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का परिचय मिलता है। साहित्य के अध्ययन से हमारे वर्तमान जीवन का संबंध अपने आप अतीत के साथ जुड़ जाता है। साहित्य हमारे मन में उन्नत और उदार विचारों को जन्म देता है और उससे हम अपने मानवीय जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा ग्रहण करते हैं। किसी हिंदी भाषा में सारा भक्तिकालीन साहित्य, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि कवियों और संतों के हृदय से निकलते हुए वचनामृत है, जिनका पान करके हम आज भी धन्य उठते हैं। अतः भाषा का साहित्यिक रूप हमारे बौद्धिक व भावनात्मक विकास में सहायक होता है और साहित्य की और मूल संपत्ति भाषा के माध्यम से ही हम तक पहुँच पाती है। श्रेष्ठ साहित्य समृद्ध और उन्नत भाषाओं की पहचान है। भाषा के रूपों एवं प्रकारों पर प्रकाश डालिए। उत्तम भाषा के रूप सामान्यतः भाषा के दो रूप है, मौलिक और लिखित भाषा। मौलिक भाषा, लिखित भाषा। मौलिक भाषा रूप भाषा का मूल रूप है, यह मानव को सहज रूप से प्राप्त होता है, जबकि लिखित रूप को सीखने में प्रयत्न की आवश्यकता होती है। भाषा का मौखिक रूप व्यक्ति के जीवन और समाज के विकास क्रम में भी पहले आता है और लिखित रूप बाद में। केवल लेखन क्रिया का पात्र एक युक्ति है जिससे भाषा का उच्चारित मौखिक रूप दृश्य संकेतों द्वारा अंकित किया जाता है। इस प्रकार लेखन दिखाई पड़ने वाले प्रतीक चिन्हों द्वारा भाषा को लिपिबद्ध करने का एक साधन मात्र है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। इन लिपि चिन्हों का ज्ञान ही अक्षर कहलाता है। जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो इसका अभिप्राय है कि उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, अर्थात वो साक्षर नहीं, उसे बोलना आता है लेकिन लिखना नहीं आता। भाषा के मौखिक रूप को ही निश्चित और अस्थायी रूप देने के लिए लिखित स्वरूप प्रदान किया गया और यदि लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है और उसे मानव को प्रदान करता है। उदाहरण संस्कृत का विपुल साहित्य हम हिंदी भाषियों को देवनागरी लिपि के माध्यम से प्राप्त है। समाज में एक दूसरे को जोड़ने में भाषा के लिखित रूप का महत्व योगदान है। साथ ही हम ज्ञान की संचित राशि को आगे बढ़ाने के लिए आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है। भाषा के प्रकार कहा जा चुका है कि भाषा के दो रूप है, क्रमशः मौखिक और लिखित रूप। भाषा का मूल और लिखित रूप भाषा का कृत्रिम रूप है। जिस प्रकार किसी देश, प्रदेश, समाज या विश्व के किसी विभाग में कोई मानव भाषा किस नाम से अभिहित की जा रही है, उसके आधार पर भाषा के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। भारतीय भाषा वो भाषा जिससे बालक अपने परिवार में रहते हुए अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों और आसपास पड़ोस में आने वाले व्यक्तियों अनुकरण करके सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। यह प्रारंभ में बालक मातृभाषा सीखता है और बाद में मातृभाषा की सहायता से अन्य भाषाएं सीखता है। यदि प्रायः बालक अपने क्षेत्र के व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और उनका अनुकरण कर क्षेत्रीय भाषाओं को सीखते हैं। इन दृष्टि से व्यक्ति की बोली क्षेत्रीय भाषा अथवा भाषा की ही उनकी मातृभाषा होती है। वस्तुतः मातृभाषा को इस प्रकार परिभाषित करना मातृभाषा को संकुचित रूप में प्रयुक्त करना है, क्योंकि व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा का अर्थ व्यापक है। इस अर्थ में किसी व्यक्ति की मातृभाषा वह भाषा होती है जिससे वह जन्म से सीखना आरंभ करता है और आगे चलकर अपने बड़े शिक्षित व्यक्तियों का अनुकरण करने अथवा शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने और अपने गुरुजनों से उनके सर्वमान्य रूप को सीखता है। इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हिंदी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले व्यक्तियों की मातृभाषा हरियाणा या राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति की बोली हरियाणवी
या राजस्थानी हो सकते, परंतु दोनों की मातृभाषा हिंदी है, क्योंकि यहाँ के निवासी मूलतः प्रयत्न करके यही भाषा सीखते हैं। मूल भाषा से अभिप्राय भाषा से जो किसी भाषा परिवार की आदि की भाषा होती है और बाद में अनेक भाषाओं को जन्म देती है। इसलिए भाषा के विधान से मूल भाषा का उदाहरण के तौर पर उत्तरी भारत की आर्य भाषाओं की मूल भाषा वैदिक संस्कृत है। किसी भाषा के वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसकी मूल भाषा का जानना बहुत आवश्यक होता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि यूरोपीय भाषाओं की मूल भाषा ग्रीक और लैटिन भाषाएं। प्रादेशिक भाषा देश के किसी प्रदेश अथवा राज्य विशेष में प्रयुक्त होने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। उदाहरणार्थ पंजाब प्रांत में प्रयुक्त होने वाली पंजाबी भाषा पंजाबी, कश्मीर घाटी में प्रयुक्त होने वाली कश्मीरी, असम राज्य में प्रयुक्त होने वाली असमी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा प्रदेश, पश्चिम उत्तराखंड व दिल्ली में प्रयुक्त होने वाली हिंदी आदि प्रादेशिक भाषाओं के उदाहरण। राजस्व भाषा राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर सरकारी कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी से संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। भारत की राजभाषा हिंदी होते हुए भी देश के विभिन्न राज्यों की भाषाएं अलग अलग है। यहाँ यथा आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, तमिलनाडु की राजभाषा तमिल तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़। इस प्रकार उड़ीसा तथा बंगाल की राजभाषा बंगाली। राष्ट्रभाषा जिस प्रकार देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी व फूल आदि वाह का कार्य करते हैं, उस प्रकार देश के भाव विचार और संस्कृति की अभिव्यक्ति करने के लिए जिस भाषा को वाहक बनाया गया है उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। संसार के अधिकांश देशों की अपनी एक राष्ट्रभाषा, परंतु भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनौपचारिक रूप से बेशक हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, परंतु संवैधानिक रूप से इसे आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। संसार भर की भाषाओं का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सभी देशों की मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही होती है, परंतु भारत की बहुआयामी देश होने के कारण भारत बहुभाषी देश होने के कारण भाषा के इन 4 प्रकारों में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। सांस्कृतिक भाषा वह भाषा जिसमें किसी राष्ट्र, समाज अथवा जाति की सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित होती है, वह भाषा उस देश की सांस्कृतिक भाषा कहलाती है। भारत में सांस्कृतिक भाषा का गौरव सहज ही में संस्कृत भाषा को दिया जाता है, क्योंकि इसी भाषा में हमारे प्राय सभी वेद, पौराणिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत तथा गीता जैसे ग्रंथों का प्रणयन हुआ है, जो हमारी समुची सभ्यता तथा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम अपने संस्कृति के गौरवपूर्ण इतिहास और ज्ञान विज्ञान की जानकारी चाहते हैं तो हमें संस्कृत भाषा के अध्ययन अवश्य करना पड़ेगा। यूरोप के अधिकांश देशों की सांस्कृतिक भाषा यूनानी तथा लैटिन है। मानक भाषा वह भाषा जो अपने देश क्षेत्र विशेष से प्रचलित अनेक बोलियों में से एक होते हुए भी अपनी लोकप्रियता और बहुप्रचलन के कारण एक मानक को स्थापित करने में समर्थ हो जाती है। उदाहरण उत्तर भारत में वर्तमान में हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 भाषाओं की गणना होती है, परंतु पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली खड़ी बोली लोकप्रियता और बहुप्रचलन के कारण मानक भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। आज हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इसी भाषा के साहित्य को मानक प्रस्तुत किया जाता है। अपभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा को प्रभावित करते हुए कहा, भाषा का वह रूप है जिसे परिनिष्ठ या शिष्ट भाषा की तुलना में विकृत या स्पष्ट समझा जाता है। वस्तुतः यह मानक भाषा का बिगड़ा रूप है जिसे अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे, अशिक्षित तथा पिछड़े हुए तबके के लोग द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। असली भ्रष्ट, अग्रहित या विशिष्ट भाषा इसकी के अंतर्गत आती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जो संसार के सभी राष्ट्रों के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। विज्ञान की प्रगति के कारण राष्ट्रों की दुनिया कम हो गई है और संसार के एक इकाई के रूप में बढ़ गया है। आज कोई भी राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकता। यही कारण है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित किए बिना अपने स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे के संपर्क में आने के लिए और संबंध स्थापित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। वर्तमान में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा जिसके माध्यम से विश्व के प्राय सभी राष्ट्र विचार विनिमय करते हैं। आज अंग्रेजी ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा। विदेशी भाषा किसी भी देश के लिए वह भाषा जो उस देश की न तो मातृभाषा है और न ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा। देश के लिए विदेशी भाषा होती है, जैसे हमारे देश के लिए जर्मनी, रूसी, जापानी, चीनी और फ्रेंच आदि विदेशी भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश में प्रयोग आने वाली अन्य कुछ भाषाएं अरबी, फारसी और अंग्रेजी भी विदेशी भाषाओं के अंतर्गत आती है। विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी यथा आवश्यक प्राप्त करना हितकर है, लेकिन अनिवार्य नहीं। प्राय प्रतिभावान व्यक्ति इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इन भाषाओं के ज्ञान विज्ञान और साहित्य की पुस्तकों का हमारे राष्ट्र की मातृभाषा और राष्ट्रभाषाओं के अनुवाद
भाषा और राष्ट्रभाषाओं में अनुवाद करते हैं, जिससे राष्ट्र के अन्य नागरिक भी अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। मातृभाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? मातृभाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का परिचय दीजिए। मातृभाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि भाषा शिक्षण बालक के सर्वांगीण विकास में अत्यधिक महत्व रखता है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि वो एक अध्यापक भाषा का शिक्षण करते समय भाषा अध्यापक का शिक्षण करते समय यह ध्यान रखें कि भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कला है। यदि वह भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांतों का पालन करे तो अपने शिक्षण को अत्यंत प्रभावशाली बना सकता है। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित है। रुचि जागृत करने का पर्याप्त सिद्धांत, बालक के लिए शिक्षण का उस समय तक कारगर साबित नहीं हुआ था जब तक उसे सीखने के लिए रुचि जागृत न हो। सबसे पहले बालक को दंड या अनुशासन द्वारा नियंत्रित करके और ज्ञान अर्जन के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि बालक के शिक्षण में उसकी रुचि को जागृत करना आवश्यक है। अगर हम अपने व्यवहार के बारे में भी सोचें तो हम पाते हैं कि किसी वस्तु पर हमारा ध्यान तभी केंद्रित पाता है जब हम उसमें रुचि होता है। प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी विषय या उस विषय के किसी एक पक्ष में बालक की रुचि न हो तो क्या ज्ञान संबंधी जानकारी बिल्कुल नहीं दी जाए। उदाहरण के लिए हमारी रुचि इतिहास की घटनाओं में है तो हो, पर उसके कालक्रम जानने में नहीं, तो क्या इतिहास शिक्षण के उद्देश्य के दृष्टि से यह उचित होगा? क्या इस प्रकार बालक का इतिहास संबंधी ज्ञान अधूरा नहीं रह जाएगा? देखने में आया है कि रुचि होने के कारण ही अधिकतर बालक फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस जैसे खेलों के आंकड़े और जानकारी बखूबी याद कर रखते हैं और समय पर उन पर बहस भी करते हैं। इसलिए यदि इतिहास के कालक्रम की प्रस्तुति को भी रोचक बनाया जाए तो बालक उसे याद रख सकेंगे। प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि और प्रेरणा का सिद्धांत को अलग अलग सिद्धांतों का रूप न देकर एक ही सिद्धांत मानना ठीक होगा, क्योंकि रुचि जागृत होने पर अधिगम की प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से ही बालक में रुचि का विकास होता है। प्रेरणा का सिद्धांत अधिगम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है, किंतु उचित अवसर पर उसका उचित प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक और आवश्यकता और प्रयोजन शिक्षा की दृष्टि से में उपयोगी और प्रेरक है। उद्देश्यहीन प्रयोजन, कार्य रहित कार्य मानसिक शिथिलता उत्पन्न कर देता है। अतएव भाषा शिक्षण भी प्रयोजनपूर्ण और सौंदर्य होना चाहिए। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, क्रिया द्वारा अधिगम का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। बालक को भी सीखने में उसी समय आनंद आता है जब वो क्रिया करके अपने सब सीखता है। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि बालक को जो भी सिखाया जाए वह उसको निष्क्रिय श्रोता बनाकर नहीं, या फिर उसमें काफ़ी सक्रिय प्रतिभागी सुनिश्चित की जाए। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, इस सिद्धांत का मतलब यह है कि किसी भी विषय को पढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जीवन में आने वाली परिस्थितियों से संबंधित है या नहीं। बालक उन बातों विषयों को सरलता से सीख लेता है जो उनके जीवन से संबंधित हो। यदि कोई बात उसको जीवन से संबंधित नहीं हो तो बालक उसे सीखने में रुचि नहीं लेता है। इसी दृष्टि से भाषा शिक्षण बालक के अपने अनुभवों को उदाहरणार्थ लेने से बालक को भाषा की जटिलता समझने में आसानी होती है। स्वाभाविकता का सिद्धांत, इस सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि बालक जन्म के बाद स्वाभाविक रूप से अपनी माँ के साहचर्य से भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है और यह प्रक्रिया जीवन के बाद में अनवरत चलती रहती है। अध्यापक को भी शिक्षण के में बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहिए। अध्यापन के समय अध्यापक को कक्षा का माहौल स्वाभाविक रखना चाहिए, कृत्रिम नहीं। अध्यापक और अपना अध्यापन का स्वाभाविक क्रम अपनाते हुए सर्वप्रथम वाक्य, फिर शब्द तथा उसके पश्चात वर्ण सिखानी चाहिए। बोलचाल का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार भाषा अध्यापक को चाहिए कि वो अपने छात्र को बोलने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें, क्योंकि बोलचाल के दौरान विद्यार्थी भाषा के मौखिक रूप का अभ्यास सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके लिए अध्यापक प्रश्नोत्तर, कहानी, वर्ण, वाद विवाद, कविता पाठ, समाज घटना वर्णन आदि भाषा का सहारा ले सकता है तथा अपने छात्रों के शुद्ध उच्चारण, उचित गति,
उतार चढ़ाव हाव तथा प्रभावशाली प्रभाव व्यक्ति की योग्यता विकसित कर सकता है। योजना का सिद्धांत का संबंध शिक्षण से पूर्व शिक्षण की प्रभावी योजना बनाने से है। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा अध्यापक को शिक्षण के पूर्व की ही शिक्षण के ढंग, विषय, प्रयुक्त होने वाली सामग्री, लगने वाला समय आदि की पूर्ण योजना बना लेनी चाहिए। इस प्रकार की योजनाबद्ध शिक्षण से अध्यापक अपने शिक्षण के प्रभावशाली परिणाम प्राप्त कर सकता है। पाठ्य सामग्री की उद्देश्योन्मुखता का सिद्धांत। पाठ्य सामग्री उद्देश्योन्मुख हो। शिक्षक पाठ्य सामग्री का चुनाव इस प्रकार करे कि वह पाठ्य शिक्षण के उद्देश्य को पूरा कर सके। मातृभाषा शिक्षण क्या है? इसके अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाश डाली। मातृभाषा शिक्षण का अर्थ एवं स्वरूप वह भाषा जिसका प्रयोग बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ से सीखता है, जिसके माध्यम से वो परिवार तथा समुदाय में अपने विचारों को व्यक्त करता है वह बच्चों की मातृभाषा। बच्चे की मातृभाषा प्रत्येक समाज और कहीं पर परिवारों की भाषा भिन्नता पाई जाती है। इसलिए प्रत्येक परिवार, समाज तथा स्थान की अपनी अलग अलग भाषा होती है, किंतु इस विभिन्नता में भी एकता होती है। हिंदी भाषा इसका एक अत्यंत स्पष्ट उदाहरण। हिंदी एक विशाल भूखंड की भाषा मानी जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली सम्मिलित है। इन सभी क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियाँ हैं जिनका प्रयोग उन क्षेत्रों के लोग आम बोलचाल में करते, किंतु विद्यालय स्तर पर तथा परिनिष्ठित भाषा व्यवहार माध्यम के रूप में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाता है। मतलब बोलियों की विभिन्नता के बावजूद इन प्रदेशों की मातृभाषा हिंदी मानी जाती है। मातृभाषा का अर्थ क्षेत्र विशेष समाज कृति परिनिष्ठित भाषा जिसके माध्यम से सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं। जिस परिवार में शुद्ध परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग नहीं होता, वो बालक अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है वह इस समाज स्वीकृति मानक भाषा से भिन्न हो सकती है और उसे हम मातृभाषा की संज्ञा नहीं दे सकती। बोयलार्ड के अनुसार माता पिता सुनकर सीखी हुई भाषा घर की बोली, माता पिता की भाषा मदर्स टंग है। समाज द्वारा स्वीकृत भाषा मानक भाषा मातृभाषा मदर्स टंग है। चूँकि हिंदी एक विशाल क्षेत्र की मातृभाषा है जिसमें अनेक बोलियाँ प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में ब्रज, अवधी, बिहार में मैथिली, राजस्थान में मारवाड़ी, हाड़ौती, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी, हरियाणा में बंगारू आदि इन बोलियों के क्षेत्र में इन बोलियों के क्षेत्र में जन्म लेने वाले बालक अपने माता पिता से इन्हीं बोलियों को सीखते हैं, परंतु विद्यालय में अपने आने पर मातृभाषा के रूप में वो खड़ी बोली इन बोलियों के क्षेत्र में जन्म लेने वाले बालक अपने माता पिता से इन्हीं बोलियों को सीखते हैं, परंतु विद्यालय में आने पर मातृभाषा के रूप में वो खड़ी बोली परिनिष्ठित एवं मानक हिंदी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। मातृभाषा की दृष्टि से इसी परिनिष्ठित मातृभाषा का महत्व है, क्योंकि वह ही हमारे साहित्य, ज्ञान विज्ञान की भाषा, पत्रिकाओं की भाषा एवं समस्त सामाजिक क्रियाकलापों के संचार की भाषा है। भाषा मानव की अपनी आकांक्षाओं, मनोगत भावों की अभिव्यक्ति है। इसकी भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। यह भाषा किसी व्यक्ति की मातृभाषा या उसके द्वारा सीखी गई कोई अन्य भाषा भी हो सकती है, परंतु अपने अंतर्द्वंद उद्वेगों तथा मनोभावों की अभिव्यंजना जितनी सरलता, स्पष्ट सुंदरता से अपनी मातृभाषा में की जा सकती है उतना अन्य भाषा में नहीं हुआ। बाल मनोविकास का प्रधान साधन मातृभाषा की शिक्षा है, क्योंकि बालक के सोचने, समझने और अनुभव करने का माध्यम उसकी मातृभाषा ही होती है। मातृभाषा ही सब विषयों का ज्ञान विज्ञान का मूलाधार होती है। अतः मातृभाषा का शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान है। उसी पर अन्य विषयों की पूर्णता, योग्यता और सफलता निर्भर है तथा उस पर शिक्षा की सफलता आधारित है। यह केवल एक शैक्षिक विषय ही नहीं वरन जीवन का अनिवार्य आधार है। दालिया आयोग के शब्दों में भाषा में सर्वाधिक महत्व मातृभाषा को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व की शिक्षा का सर्वाधिक सख्त और व्यापक माध्यम है। थैंक यू।